हॉफमैन रूल कब फॉलो होता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सिलेक्टेड पॉइंट डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली नीट एग्जाम में हमारे काम में आने वाले हैं। कुछ ऐसे खास पॉइंट जो अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम में आते हैं। डिहाइड्रो हेलोजेनेशन इन 2-हेलो-ब्यूटेन, ये एक बढ़िया सवाल है, कई बार आया भी है कि अगर इनका डिहाइड्रो हेलोजेनेशन करें किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में तो क्या होता है। तो इसमें बनती है एल्कीन, ब्यूट-2-इन बनती है। जब हम डिहाइड्रो हेलोजेनेशन करते हैं तो ब्यूट-2-इन बनती है और ट्रांस मेजर होती है, और हम यूजुअली जो बेस यूज करते हैं वो अल्कोहलिक KOH होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अगर बल्कि साइज का बेस हो या 3 डिग्री बेस हो तो उस कंडीशन में ब्यूट-1-इन बनेगी, और 2-फ्लोरोब्यूटेन हमेशा ब्यूट-1-इन ही बनाएगा क्योंकि इसमें हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन होता है, जबकि क्लोरो, ब्रोमो या आइडोब्यूटेन में सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे कब कौन सा रूल फॉलो होने वाला है। सेकंड पॉइंट क्लोरोबेंजीन से है, और आपको मालूम है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनमें बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज बॉन्ड होता है। कार्बन क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, और मैग्नीज भी होती है एडिशन एलिमिनेशन जिसमें कार्बन आयन इन्वॉल्व होता है। तो काफ़ी ड्रास्टिक सिचुएशन में ये रिएक्शन होती है, माने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ही इनमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नेगेटिव आर ग्रुप लगे हों ऑर्थो पैरा पोजीशन पर तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है, और इतनी आसानी से हो जाती है कि वार्म वाटर के थ्रू भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। और आपको याद करिए इस रिएक्शन को कि 2,4,6 ट्राइक्लोरोबेंजीन को अगर वार्म वाटर के साथ हीट करें तो डायरेक्ट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल माने पिक्रिक एसिड बन जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि रिएक्शन में कार्बन आयन इन्वॉल्व होता है, कार्बन आयन जिसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर देते हैं। आप रिएक्शन देखें क्लोरोबेंजीन पर NaOH, अब स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन फिर भी रिएक्शन ईजी नहीं है, काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर, और काफ़ी हाई प्रेशर चाहिए, तब जाकर के क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रही है। सेम रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में कितनी इजीली हो जाती है, ऐसी कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती है एल्काइल हैलाइड में, लेकिन क्लोरोबेंजीन में ये रिएक्शन मुश्किल है क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना, और रीजन भी आप जानते हैं। लेकिन सेम रिएक्शन अगर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में करते हैं तो यहाँ KOH से नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं वाटर से, फिर भी रिएक्शन इजीली हो गई। हार्डली 40-50 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है रिएक्शन में कार्बन आयन बनने की वजह से, और ये सारे NO2 ग्रुप जो लगे हुए हैं वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देते हैं और रिएक्शन इजीली हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे हम वो है लूकास रीजेंट। तो लूकास रीजेंट मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेट HCl और एनाइट्रस जिंक क्लोराइड का, एक क्लोराइड इनका सोर्स होता है, और अगर एल्कोहल के रिएक्शन करें तो एल्काइल क्लोराइड बनते हैं जिनका प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी अपीयर होती है। अब एल्कोहल का OH ग्रुप इजीली रिप्लेस नहीं होता तो ZnCl2 साथ में ले लेते हैं, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को 3 डिग्री एल्कोहल में कर रहे हैं तो ZnCl2 की नीड नहीं है, रूम टेम्परेचर रिएक्शन हो जाएगी और सब्स्टिट्यूशन होकर के एल्काइल क्लोराइड का PPT या टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। तो 3 डिग्री एल्कोहल में रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है, बहुत फास्ट होती है, इसलिए कहते हैं क्विक रिस्पांस देते हैं। इसके अलावा बेंजाइल और अलाइल एल्कोहल भी हैं जिनमें रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है SN1। तो ये रिएक्शन आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी। बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, इन सब में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन, असाइलेशन रिएक्शन तो आप जानते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि फिनॉल, एनिलीन,
बेंजोइक एसिड, ये सभी प्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, इवन नाइट्रोबेंजीन नहीं देती है। तो ये बढ़िया सवाल है कि फिनॉल एनिलीन इस रिएक्शन को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन के कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। कैटलिस्ट तो आपको मालूम है एनहाइड्रस AlCl3 होता है। तो फिनॉल और एनिलीन, असर रीजन का बड़ा सवाल है कि ये दोनों ही प्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या रीजन है? रीजन सिंपल है, एक कैटलिस्ट को डीएक्टिवेटेड कर देते हैं और इसीलिए देते हैं। अब कुछ बात करते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन की, और बहुत सारे पॉसिबिलिटी से भरा हुआ टॉपिक है। आपको मालूम है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही 2,4,6 DNP टेस्ट देते हैं, और हेलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ मिथाइल कीटोन देते हैं, सारे कीटोन नहीं देते, केवल मिथाइल कीटोन देते हैं। और एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड में रिएक्शन होती है और किसी एल्डिहाइड में हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होती। सभी एल्डिहाइड, याद रखें, सभी एल्डिहाइड कोई भी हो शिफ्ट रिएजेंट के साथ पिंक कलर देते हैं, पिंक कलर। हालांकि ग्लूकोज में रिएक्शन नहीं होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी काम में आने वाले हैं, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन, शिफ्ट रिएजेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन एग्जाम में अक्सर ही पूछी जाती हैं। ऑर्थो इफेक्ट दो जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है बेंजोइक एसिड और दूसरा है एनिलीन। तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो सब्स्टिट्यूटिव बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड डेफिनेटली बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ऑर्थो इफेक्ट अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पर हो तो क्या होगा? डेफिनेटली ऑर्थो इफेक्ट और बढ़ जाएगा। तो जितने भी ऑर्थो बेंजोइक एसिड हैं बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के कंपेयर में पुअर बेस होते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट आपको दो टॉपिक में काम में आएगा, एक है बेंजोइक एसिड और दूसरा है एनिलीन। तो ये टॉपिक आप लोग ठीक से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में ऑर्थो इफेक्ट का सवाल बहुत बार पूछा गया है। क्या ये इफेक्ट फिनॉल में होता है? नहीं, फिनॉल में इफेक्ट नहीं होता। नीट का सिलेबस में दो ही टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको ऑर्थो इफेक्ट पर अटेंशन पे करना है। पहला है बेंजोइक एसिड और दूसरा है एनिलीन। अच्छा ये बताएं, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? डेफिनेटली ऑर्थो नाइट्रो होगा, क्योंकि -I -R ये दोनों इफेक्ट हैं और साथ में ऑर्थो इफेक्ट भी है। लेकिन अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में पूछा जाए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन स्ट्रॉन्गर है। और अब एक चीज़ डिस्कस करते हम, पायरिडीन, एनिलीन और पायरोल से रिलेटेड, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है और सबसे पुअर बेस कौन है? आपने एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा, अभी भी आ सकता है। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है पायरिडीन, क्योंकि पायरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी दोनों में होता है। एनिलीन पायरोल दोनों में होता है, लेकिन पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक करेक्टर में पार्टिसिपेट करता है, यानी कंप्लीट एरोमेटिक करेक्टर होने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व होता है। तो इनमें पायरोल सबसे पुअर बेस है। एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, वो है मेलप्रेड रिएक्शन। तो मेलप्रेड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करते हैं पर आयोडिक एसिड से, और रिएक्शन तभी होती है जब OH ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और OH और कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर हों, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लिसरॉल, इनमें होती है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करें तो उससे फॉर्मिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का बनता है, और फ्रक्टोज में करते हैं तो इससे 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है दोस्तों। मेलप्रेड रिएक्शन एक बढ़िया सवाल है एग्जाम के लिए। तो जैसे सामने ग्लिसरॉल से रिएक्शन लिखा है, तो ग्लिसरॉल में अगर इस रिएक्शन को मेलप्रेड रिएक्शन को करते हैं तो क्या होता है? तो इससे फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बड़े काम की चीज़ है। किसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है? ये 2 टाइप के होते हैं, ऑर्थोग्लाइकोसाइडिक एंड एन ग्लाइकोसाइडिक, माने ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
तो ऑक्सिजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में, और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। आपको इन दोनों पर खास ध्यान देना है। तो सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऑक्सिजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। डेफिनेटली सामने माल्टोज का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, क्योंकि माल्टोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है अल्फ़ा डी ग्लूकोज के बीच में। और एक और एग्जाम्पल सामने मैंने लिखा हुआ है, और वो है न्यूक्लिक एसिड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक बढ़िया सवाल है। एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब भी मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो कम से कम एक यूनिट का एनोमेरिक कार्बन जरूर पार्टिसिपेट करता है, इस बात पर ध्यान देना है। और लास्ट में बताऊंगा आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में रिएक्शन काफ़ी आसान होती है, एल्काइल हैलाइड से भी आसान हो जाती है, पर सबसे आसान किस में होती है? सबसे आसान होती है एसिड क्लोराइड में, और उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, नंबर 3 पे होते हैं एस्टर, और नंबर 4 पे होते हैं अमाइड। अमाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली डीलोकलाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देता है। तो ये सीक्वेंस भी बड़े काम का है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा हुआ है, ढेर सारे एग्जाम में पूछा हुआ। तो इस पे खास ध्यान दें आप। जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए थे वो आपके डेफिनेटली काम में आएंगे। बार बार आप वीडियो देखें, बार बार इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन करें और क्वेश्चन सर्च करें। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी डेफिनेटली करूँगा इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।